हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का अगर मैं बोलूँ कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट से जे या नीट के हिसाब से बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब रिमेनिंग जितना भी इस चैप्टर का पार्ट बचा है, ठीक है, क्वांटम नंबर्स, ठीक है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, उनके नोडल प्लेन, उनके नोडल सरफेसेस, ठीक है, और उनमें जो ग्राफ्स हम बनाते हैं, ठीक है, उनके रेडियल और एंगुलर ग्राफ्स जो हम बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। उसके लिए एक अलग से एक डेडिकेटेड लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है, उसमें देखेंगे। उसके अलावा फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल किया जाता है, उसके कौन कौन से लॉज है, ठीक है, और इसी तरीके से जो रिमेनिंग जो पार्ट अब से बचा हुआ है वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं जेईई नीट में क्वेश्चन आने के वो इस पोर्शन से होते हैं, रिमेनिंग पोर्शन से, ठीक है। इससे पहले भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं नहीं। अब यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा सा बच्चों के लिए पहले ही ऑकवर्ड हो जाता है। यहाँ पे जो वर्ड आता है एक बार क्वांटम मैकेनिक्स का आपने नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। आजकल की जो भी साइंस फिक्शन मूवीज आती है उसमें ये वर्ड बहुत ही रैंडमली फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। तो वैसे तो फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन आपको ही पता है कि कुछ चीज़ें एटॉमिक और ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें जो एटम्स है ना, वो कॉमन ही चलती है कुछ फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, तो वही से ये रिलेटेड है। अब इसमें एक इक्वेशन है जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एन एटम, जिसको बोलते हैं श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। अब ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसका बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन है। तो मैं जेई मेन या एडवांस की भी बात करूं तो उसके डेरिवेशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको डेरिवेशन हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ, ध्यान सुनना क्या कह रहा हूं। देखो डेरिवेशन बताना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो हमारे, क्योंकि हम एक कंपटीशन एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। अब पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हमें, ठीक है, एक कहते हैं ना घोड़े के जैसे आंखों के सामने वो लगा देते हैं कि उसको सामने बस वो दिखे, उसका ट्रैक दिखे और उसको ये दिखे कि गोल उसका क्या टारगेट है, वहां जाना। सेम वही आपके साथ होना चाहिए। देखो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि वही पढ़े जो एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जा सकता है, जहां से क्वेश्चन बनते, ताकि आप स्कोर अच्छा कर पाओ। नॉलेज तो बाय द टाइम धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन स्कोरिंग हमारी मेन प्रायोरिटी है। अब स्कोर बढ़ाने के लिए आपको कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो बहुत लंबे चौड़े होंगे, इधर उधर के होंगे, सब पढ़ते बहुत होंगे, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो उसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्किप करना है ऐसे टॉपिक को। सेम वही कहानी, श्रोडिंगर इक्वेशन डेराइव वराइव नहीं करना हमें, ठीक है। अभी जैसे मैं कुछ चीजें पॉइंट बताऊंगा भी सरी, तो हो सकता है अभी नहीं समझ में आए, या फिजिक्स जब पढ़ोगे, मैकेनिक्स आप जब पढ़ोगे, क्वांटम मैकेनिक्स आप जब पढ़ोगे, तब आपको हो सकता है थोड़े कुछ पॉइंट समझ में आ भी जाए। फिर भी सिंपल वे में जो हो सकता है हमारे केमिस्ट्री के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ, आज के लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो फाइनल है उसमें कौन कौन से टर्म यूज किए वो उसको ध्यान रखना है। और उसके अलावा यहां से कहानी शुरू होती है हमारे क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल्स की, तो वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब ज्यादा टाइम ना लेके हम स्टार्ट कर दे इसको। तो हमारे सबसे पहले लिखा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्योंकि हम डेवलपमेंट ऑफ एटम की जो बात कर रहे हैं, जहां से हमने जे थॉमसन से स्टार्ट करा, बोर पाया, इस तरीके से, तो बाय द टाइम हम क्या है, एटम का मॉडल कैसा होना चाहिए, एटम कैसा होना चाहिए, उसकी हम बात कर रहे थे। तो फाइनली जो आज के टाइम में जिस एटम की हम बात करते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेड मॉडल है एटम का, नहीं, ठीक है। चलिए, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स एक वर्ड पहले ही अपने आप में एक बड़ी चीज हो जाती है, ठीक है। तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता था उतना सिंप्लीफाई मैंने करके बताने की कोशिश करी है। A theoretical science that deals with the study of the motion of microscopic object or particles which have both particle and wave nature is called quantum mechanics। ठीक है, दो चीज दो बार पढ़ चुके हम, एक तो लाइट का वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है, और अभी हमने क्या पढ़ा था डी ब्रोगली वगैरह के अंदर कि इलेक्ट्रॉन का भी वेव और पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। थोड़ा सा बस रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम वगैरह, मैक्रोस्कोपिक जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते, लाइक कोई बॉल, फुटबॉल, हम या जो भी है, ठीक, तो इनको थोड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं, और जो छोटे होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड जो भी हम पढ़ते हैं उनके ड्वेल नेचर से रिलेटेड, वो किसमें पढ़ते हैं, हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आपको लगता है तो आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, एक ब्रीफ बेसिक आइडिया दे रहा हूं मैं बस। चलिए, फिर हम आते हैं यहां पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो पढ़ना क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम है और एटम की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर।
ठीक है। तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़े होंगे, 3 लॉ या पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। न्यूटन्स के 3 लॉ होते हैं जो आपको एक बेसिक आइडिया जरूर है। तो जो हमारे मैक्रोस्कोपिक, यहाँ क्या लिखा, मैक्रोस थोड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पार्टिकल नेचर से रिलेटेड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, व्हाइल इट फेल इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रॉन वगैरह जो भी हो, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक पे ये जो हमारे पास जो थ्योरी थी वो फेल हो जाती है, और कहां एप्लीकेबल होती है, मैक्रोस्कोपिक थोड़े बड़े पार्टिकल्स के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, द क्लासिकल मैकेनिक्स इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्युअल नेचर ऑफ मैटर स्पेशली फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये प्रॉब्लम क्यों आती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे क्यों आती है, क्योंकि जो हमने बात करा था, जैसे डी ब्रोगली ने जो ड्युअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करी थी कि वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, ठीक है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, वो दोनों ही चीजें, ठीक है, इस क्राइटेरिया में फिट नहीं हो पाती, इसलिए वो यहां पर माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स है उस केस में ये क्या हो जाता है हमारे पास, ठीक है, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए, वो यहाँ पर क्या होता है, क्लासिकल जो मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। नेक्स्ट में लिखा है, द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वेव डेवलप बाय एरवन श्रोडिंगर विच लीड टू नोबेल प्राइज फॉर हिम इन फिजिक्स इन ईयर 1933, ठीक है। तो पहले तो ये वर्ड आपको देख के अजीब सा लग रहा होगा, सर फिजिक्स, हम तो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करी थी, अब उसमें क्योंकि जो भी हमें पता है जनरली डेरिवेशंस वगैरह केमिस्ट्री में इतना नहीं पढ़ते, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, है ना। और उन्होंने तो एक साइंस से रिलेटेड, अब हम उसको कैटेगराइज करके फिजिक्स में जितना जरूरत है उतना फिजिक्स में पढ़ते, केमिस्ट्री में जितना जरूरत है उसको केमिस्ट्री में पढ़ते, बाकी हमने क्या करा, उसको कैटेगराइज कर दिया। तो एक्चुअल तो वो फिजिशियन थे एक, है ना, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसी के लिए, है ना, मतलब इनको नोबेल प्राइज मिला था, और उनका नाम एक्चुअल अर्विन श्रोडिंगर था, और उन्हीं के नाम पे वो इक्वेशन को रखा गया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स जो थे उसमें बहुत बड़ा उनका रोल था अर्विन श्रोडिंगर का, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो बहुत ज्यादा आपको हो सकता है आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, हम जो पढ़ रहे हैं, अब बस एक थोड़ा सा बेसिक आपको आइडिया और इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात किसकी हो रही है, क्लासिकल मैकेनिक्स की हो रही है, ठीक है। क्लासिकल जो ओल्ड हम जिसको बोलते हैं उसकी बात हो रही है। तो मैक्रोस्कोपिक पे एप्लीकेबल था, माइक्रोस्कोपिक पे नहीं था, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक का डुअल नेचर होता है, तो वो डुअल नेचर को कंसिडर नहीं कर पा रहा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कंसिडर नहीं कर पा रहा। फिर आया हमारे पास अर्विन श्रोडिंगर, और इन अर्विन श्रोडिंगर जो थे उन्होंने यहाँ पर एक इक्वेशन दी, ठीक है। तो दिस इक्वेशन विच इनकॉर्पोरेट this equation which incorporate wave particle duality of matter as proposed by de Broglie is quite complex and knowledge of higher mathematics is needed to solve it, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने क्लियरली यहाँ पे लिख दिया कि हमें डेरिवेशन वगैरह पे हम नहीं पढ़ रहे, हाँ, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग की जो क्राइटेरिया थे, ठीक है, अनसर्टेनिटी से रिलेटेड और उनका डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डुअल नेचर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था, दोनों ही क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो अर्विन श्रोडिंगर ने, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स से उसको एक्सप्लेन करते हुए और एक इक्वेशन दी है, और वो इक्वेशन है ये, ठीक है। अब इसमें से एक तो काफी बच्चों को सिंबल ही बड़े अजीब लग रहे हैं, मैथमेटिक्स वाले फिर भी शायद 11th में आपको नहीं पता हो, लेकिन 12th में आते आते आप एक डबल डिफरेंशिएशन का नाम सुनेंगे। डिफरेंशिएशन तो हमें नॉर्मली पता ही है, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx होता है, और एक बार और डबल डिफरेंशिएशन ट्रिपल कितना भी कर सकते हैं, और एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको बोलते हैं हम डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे अगर मैंने लिखा y है यहाँ पर, है ना, इसका जनरली हम क्या करते हैं, सबसे सिंपल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो dy/ हम क्या लिखते हैं, dx, ठीक है। y की कोई भी वैल्यू दे रखी होगी, अगर मैंने इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करा, ठीक है, तो इस तरीके से लिखा मैंने dy/dx, डबल डिफरेंशिएशन बोला जाता है। तो ये d और d इस तरीके से लिखा जाता है, ये हो जाएगा d² न्यूमरेटर में, और नीचे इस तरीके, अब लिखने में तो dx का होल स्क्वायर होना चाहिए या d²x² हो, लेकिन लिखते समय इसको इस तरीके से लिखा जाता है dx²। आ रही बात समझ में, तो वही लिखा हुआ पे, ठीक है। थोड़ा सा बस ये पार्शियल वाला सिंबल बता रखा है। अब यहाँ पे जैसे y फंक्शन होता है ना, वैसे यहाँ पे फंक्शन है ये साई, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको साई, ऐसा बना सकते हैं आप सिंपल, ये है यहाँ पर हमारा वेव फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो इनके सबके मीनिंग क्या वो देखेंगे। तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, मतलब x y z 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, हमें पता है स्पेस के अंदर, है ना, 3D के अंदर। तो x y और z के रेस्पेक्ट में हमने क्या करा, इस साई का वेव फंक्शन का क्या करा, डबल डिफरेंशिएशन करा, ठीक है, प्लस 8π² m, ये जो m है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पाई आपको पता है, ये 8 भी आपको पता है, h जो है यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है,
E यहाँ पर टोटल एनर्जी है, V यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी, और साई वापस से ये क्या है, वेव फंक्शन है। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब देखने में बड़ी अजीब लग रही, तो आप सोच सकते हो इसको डेराइव वेराइव करने में, है ना, तो कुछ सेंस होता तो बिल्कुल आपको बताते, लेकिन उसके लिए अपन फालतू उसको टाइम खराब ना करें। हाँ, ज़्यादा आप क्या करें, इसको याद रखें, डी साई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी साई स्क्वायर सॉरी डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर और जेड, इस तरीके मतलब एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन कर दे, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, ई माइनस वे इंटू साई, ठीक है। ज़्यादा बस इस इक्वेशन को आप याद रख ले, इससे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, इस इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पर बेसिकली श्रोडिंगर ने, जो हम क्वांटम नंबर पढ़ने वाले, तो क्वांटम नंबर में 4 क्वांटम नंबर होते हैं, उन 4 क्वांटम नंबर में से जो फर्स्ट 3, ठीक है, प्रिंसिपल, एजिमुथल और मैग्नेटिक, 3 जो एन एल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उन 3 क्वांटम नंबर को इस इक्वेशन की हेल्प से उन्होंने डेराइव करा, एक्सप्लेन करा, एक्सप्रेस करा। स्पिन क्वांटम नंबर ध्यान रखने, क्वेश्चन पूछा जाता है स्पिन क्वांटम नंबर क्या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पता लगा? नहीं, वो एक आर्बिटरी नंबर है, वो बस रोटेशन बताता है इलेक्ट्रॉन का। तो 3 क्वांटम नंबर यहाँ से हमें मिले, और फिर हमारे की आगे के जो एटम का डेवलपमेंट है, और उसमें क्या क्या हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, क्या क्या वैल्यू दी जाती है ऑर्बिटल को, कैसे क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ से हमें पता लगी। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, तो ये दो ही हमारी इक्वेशन। फिर यहाँ पे मैंने जैसे बता ही दिया, E क्या हमारे पास टोटल एनर्जी है, ये जो E दे रखा है कैपिटल E, है ना, जो V है वो पोटेंशियल एनर्जी बताता है, और जो साई है वो हमारा वेव फंक्शन है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव कंसिडर किया जा रहा है। तो इसमें आपको एक तो इनका मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और साथ में इस इक्वेशन को आप याद रखें, मोर देन इनफ है। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे इसमें। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है, कुछ पॉइंट है, वही हम देख ले तो वो ज़्यादा बेटर है। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, एटम का जो श्रोडिंगर ने इस वेव इक्वेशन के द्वारा जो मैकेनिकल मॉडल दिया है एटम का, क्या होना चाहिए, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इट इज़ बेस्ड ऑन श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इस वेव इक्वेशन जो दिए श्रोडिंगर ने उसी पे बेस्ड है हमारा जो मैकेनिकल मॉडल है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। सेकंड पॉइंट दे रखा, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन आर बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एटम। तो हमें पता ही है कि जो न्यूक्लियस और उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, अब वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स में होते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं वो जो उनकी एनर्जी है वो क्या क्वांटाइज्ड है, एक स्पेसिफाइड एनर्जीज के अंदर वो आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हम क्वांटाइज्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, वो एक्चुअल किससे हमें पता लग रहा है, उसके वेव नेचर की वजह से पता लग रहा है। ठीक है, और उसी के बेसिस पे यहाँ पर ही श्रोडिंगर ने वो वेव इक्वेशन बताई। नेक्स्ट पॉइंट देगा, बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, जो कि हेजनबर्ग ने बोला था। और वही चीज, उसी चीज को बेस बना के, एक तो वेव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, और दूसरा अनसर्टेनिटी, डी ब्रोगली और कौन, हाइजेनबर्ग, जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था, इन दोनों को फुलफिल करते हुए, क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हुए जो हमारे पास श्रोडिंगर थे उन्होंने ये वेव इक्वेशन दी है। ठीक है, चलिए कॉपी करें इसको। फिर देखें नेक्स्ट पॉइंट इसमें, द वेव फंक्शन साई। अब ये यहाँ पे जो वेव फंक्शन है, हमने बोला जो किसको, एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। द वेव फंक्शन साई रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। Whenever an electron is described by a wave function, we said that electron occupies that energy level. तो ये इलेक्ट्रॉन हमें पता है एक कैसे डोल नेचर की, जो हम बात कर रहे बार बार पार्टिकल और वेव नेचर की, तो वो जो वेव नेचर है वो साई से रिप्रेजेंट कर रहा है, उस वेव फंक्शन को, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई पर्टिकुलर एनर्जी होगी, तो जैसे जैसे साई की वैल्यू चेंज होगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होती जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो रेस्पेक्टिव शेल पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। देन इसमें नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, अब अगर मैं बात करूं अभी तक जितना पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है ये साई का स्क्वायर है। साई बोला सर ये तो 2 था, 2 का स्क्वायर कर दो क्या फर्क पड़ता
है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, दोनों में बहुत फर्क है। साई सिर्फ एक वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, जबकि साई स्क्वायर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। सारी कहानी आगे जो बढ़ी वो सारी या साई स्क्वायर से बढ़ी है। अब क्या कह रहा है साई स्क्वायर? साई स्क्वायर गिव्स मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। अभी तक आपने नाम सुना होगा शेल का, ऑर्बिट का, ठीक है। तो मैं जनरली जैसे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री हम बोल सकते हैं जिसको ब्रिज कोर्स, उसमें मैंने बोला था ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ऑर्बिट को शेल बोला जाता है, लेकिन ऑर्बिटल का कोई नाम नहीं, ऑर्बिटल ही है। तो यहां से ये जो ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये श्रोडिंगर ने ला के दिया था कि अब ऑर्बिटल कोई एक स्पेस में एक जगह का नाम है। वो स्पेस क्या है? वो स्पेस ये बताती है कि कोई भी एटम के अंदर, किसी भी एलिमेंट के एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, वो हमें ये ऑर्बिटल बताता है। ये ऑर्बिटल उस जगह का, उस रीजन का, उस स्पेस में नाम दिया गया है, ठीक है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नोन एज ऑर्बिटल, ठीक है। अब आगे ये बात होती है कि सर इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है एक शेल में पर्टिकुलर घूमता रहता है, तो हमें स्पेसिफिक नहीं पता है कि उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, मुझे यही मिलेगा एक्जैक्टली, या यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, कहाँ मुझे नहीं पता। एक रीजन है वो आप स्पेसिफिक, उसकी डेंसिटी होती है कि यहाँ पे ज़्यादा मिलने की है, फिर यहाँ थोड़ी कम मिलने की, फिर यहाँ ज़्यादा मिलने की। तो जहाँ ज़्यादा मिलने की उसको एक नाम दिया गया ऑर्बिटल, और वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? साई स्क्वायर, और इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, ठीक है, मॉड लगा दिया साई स्क्वायर विच एनक्लोजेज अ रीजन और वॉल्यूम इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई, से 95%। अब ये 95% क्या सर? 100%? बिल्कुल नहीं। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, कह रहा हूं न्यूक्लियस से इन्फिनिटी तक, शेल्स भी इनफाइनाइट होते हैं, ये हमें पता ही है। अब वहां पे इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं कहां पर होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां होगा वो 100% श्योर आज तक नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यही मिलेगा। हाँ, हमने एक रीजन बता दिया, एक स्पेस में जगह बता दी कि यहां होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, और कहां तक? 95% तक। एग्जैक्ट नहीं बता पाए। क्या मैं बोल दूं कि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं? तो वो भी नहीं बोल सकता हूं कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है कि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो भी प्रोबेबिलिटी भी जीरो नहीं है। 0.1, 0.2, 1, 2, 3 कुछ तो प्रोबेबिलिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है। ये परसेंटेज हमें एग्जैक्ट ये बता रहा है, और आज तक स्पेसिफाइड रीजन नहीं बता पाए। हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन इधर ही बैठ रहेगा, क्योंकि रुकता ही नहीं होता, इधर उधर घूमता रहता है। नहीं आ रही बात समझ में? तो वो जो रीजन है उसको हमने नाम दिया क्या? ऑर्बिटल। फिर यहां पे दे रखा वेयर साई स्क्वायर इज 0, इन दैट रीजन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, सच ए रीजन इज कॉल्ड नोडल सरफेस, नोडल प्लेन और नोड। सर बोला अभी तो सर जीरो नहीं हो सकती, फिर यहाँ पे नो जीरो क्यों? तो एक वर्ड ध्यान सुनना, बार बार हर जगह की टर्म यूज किया जाता है, कौन सा? प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे भी देखना प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होने की संभावना, जहां इलेक्ट्रॉन होने की मैक्सिमम संभावना है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, वो बात कर रहे हैं हम। ऐसे ही कहीं पे इलेक्ट्रॉन नहीं होने की पॉसिबिलिटी है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जहां इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है या इलेक्ट्रॉन होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, उस रीजन को तो हमने नाम दिया ऑर्बिटल। और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है या नहीं होने की पॉसिबिलिटी, उसको हमने नाम दिया नोड, नोडल प्लेन या नोडल सरफेस, ठीक है। नोड, नोडल प्लेन, नोडल, सब में डिफरेंस क्या आगे बात करेंगे। बस अभी इतना ध्यान रखें, जहां इलेक्ट्रॉन होता है यानी जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको हमने बोला ऑर्बिटल, और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है या नहीं होने की पॉसिबिलिटी, उसको हमने नाम दिया नोड या नोडल सरफेस, ठीक है, या नोडल प्लेन। नोड्स कैन बी एंगुलर और रेडियल। अब नोड्स के भी अलग अलग टाइप के होते हैं, दो टाइप के जनरली हमें पढ़ने, है ना। रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड भी बोला जाता है, और एक होता है एंगुलर नोड, ठीक है। एंगुलर नोड या हम उनको प्लेनर नोड भी बोलते हैं, यानी एक प्लेन के अंदर होते हैं। अब क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है, अभी हम ऑर्बिटल की शेप में थोड़ा नोडल सरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और इनसे रिलेटेड ग्राफ भी बनते हैं, तो उसको एक अलग लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है, थोड़ा चीज़ों को सेपरेट रखते हुए। तो अल्टीमेटली जो मेन असली जो कहानी शुरू होती है आज के लेक्चर की और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, वो यहाँ साई स्क्वायर्ड से होती है 6 पॉइंट से। साई इससे पहले जो पॉइंट पढ़े थे, हो सकता है किसी को समझ में आए या नहीं आए, तो कोई इतना मैटर नहीं करता। हाँ, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आनी चाहिए कि साई सिर्फ एक वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि साई स्क्वायर जो है वो एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल वो स्पेस में रीजन होता है न्यूक्लियस के अराउंड जहां इलेक्ट्रॉन होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होने की पॉसिबिलिटी है, जीरो होने की पॉसिबिलिटी है, उस स्पेस में रीजन को हम क्या बोलते हैं? नोड या नोडल सरफेस या नोडल प्लेन बोला जाता है। नोड भी दो तरह के होते हैं, एंगुलर और जैसे कि इसमें बताया गया रेडियल, है ना। तो इनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करते हैं अभी। चलिए, तो इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी करें।
ठीक है, तो ये कहानी थी श्रोडिंगर की, है ना। तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको भी कुछ इतना इम्पैक्टफुल कुछ लगा होगा। लास्ट का जो 6 पॉइंट मैंने बताया था बस वो एक सबसे यूजफुल था, उसी पे सारी आगे की कहानी चलेगी हमारी, ठीक है। तो अब हमने इंट्रोड्यूस एक टर्म करा, कौन, ऑर्बिटल। तो अब ऑर्बिटल कैसे कैसे हो सकते हैं, तो उनकी शेप्स की और नोडल प्लेन की हम बात करने वाले हर एक ऑर्बिटल में। अब जनरली नाम सुना ही होगा आपने, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ। तो एस, पी, डी तीन ही और ऑर्बिटल्स की हम शेप्स और उनके नोडल सर्फेसेस की या प्लेन की बात करते हैं, जबकि जो डी चौथा एफ है हमारे पास, है ना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसके शेप थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इसलिए, है ना, हम उनकी बात नहीं करते। तो एस, पी, डी के बारे में इनके सभी के शेप्स आपको पता होना चाहिए और उसमें कहाँ कहाँ नोडल प्लेन है या नोडल सर्फेस है वो आपको पता होना चाहिए। वो हम स्टार्ट करने वाले और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें एस ऑर्बिटल से। जो एस ऑर्बिटल होता है ना, वो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या याद रखते हैं आपको, एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, स्फीयर की तरह होता है, बॉल की तरह होता है, प्लेनर नहीं होता है। अब सारी कहानी का चल रही है 3D के अंदर, 2D पे काम खत्म हो गया है, सारी कहानी का चल रही है 3D में। अब ये बॉल जैसे, अब बॉल जैसे कैसे, मैं बोलते हैं एक छोटी सी बॉल ले लो आप, है ना, छोटी सी बॉल लो, वो हो गया न्यूक्लियस, उसके ऊपर आपने क्रिकेट बॉल ले ली, वो हो गया आपका एस ऑर्बिटल, ठीक है, पहले शेल का एस ऑर्बिटल। फिर उससे थोड़ी सी बड़ी फुटबॉल ले लो, उसी के ऊपर लगा दो, यानी फुटबॉल हुई, उसके सेंटर में क्रिकेट बॉल, उसके सेंटर में एक बहुत छोटी सी बॉल, तो सबसे छोटी बॉल है वो न्यूक्लियस, और उसके बाद जो क्रिकेट बॉल है वो हुआ हमारा फर्स्ट शेल का एस ऑर्बिटल, और उसके बाद जो फुटबॉल है वो सेकंड शेल का एस ऑर्बिटल, ठीक है। कौन से शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं ये सब आगे हम क्वांटम नंबर में डिस्कस करेंगे, अभी आपको इतना पता होना चाहिए स्फेरिकल। अगर उससे और थोड़ी मैं बड़ी बॉल ले लूँ, ठीक है, बास्केटबॉल टाइप ले लूँ, तो वो ऐसा मान लो कि वो थर्ड शेल हो जाएगी, तो स्फेरिकल इन शेप होगी यानी, ठीक है। 2D में आप, मैं इस सर्कुलर नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, स्फेरिकल बोलूंगा। तो यहां पर थोड़ा सा 3D में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिए। अब ये जो व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे होंगे ना, थोड़ा व्हाइट वाला पोर्शन वो ऐसा मान लो न्यूक्लियस है। अब 3D में तो हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों दिखानी थी। प्लेन में 3D दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए थोड़ा इस तरीके से ड्रॉ करा। बाकी ऐसे बोल सकता हूँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और आपकी तरफ जेड एक्सिस आ रहा है, ठीक है। इसमें ये जो थोड़ा सा बीच में डार्क सा दिख रहा है ना आपको, वो डार्क आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एस ऑर्बिटल, ठीक है, फर्स्ट शेल का एस ऑर्बिटल। अब मैंने यहां पे बोला कि सेकंड, जैसे मैंने बोला सेकंड शेल का एस, हर शेल के अंदर एक एस ऑर्बिटल होगा, हर शेल के अंदर एक एस ऑर्बिटल होगा, तो ये फर्स्ट शेल का ऑर्बिटल है। सेकंड शेल जो होगी, तो ये तो अंदर वाला आपको जो दिख रहा है ना, ये तो वो फर्स्ट शेल का ऑर्बिटल, और इसके बाहर फिर देखोगे उसके बाहर एक व्हाइट सा थोड़ा सा आपको सरफेस दिख रहा होगा, और उसके बाद फिर से एक डार्क कलर का है, ठीक है। थोड़ा सा मैं मार्क करता हूं, चलिए, है ना, ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर का मार्क, ये तो हुआ मेरा फर्स्ट शेल का एस ऑर्बिटल। उसके बीच में आप देख रहे हो थोड़ी व्हाइट सी जगह, वो वहां पर कुछ नहीं। फिर ये जो डार्क सा दिख रहा है ना, ये मेरा है सेकंड शेल का एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऐसा मान के चलो जो बॉल थी ना उसको मैंने कट कर दी है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। और ये फिर यहां पर जो आपको दिख रहा है ये डार्क सा, ये आपको क्या है, ये थर्ड शेल का एस ऑर्बिटल है। तो ऐसे 1s, फिर उससे बड़ा 2s, उससे बड़ा 3s, ऐसे 4s, मतलब शेल नंबर जैसे बढ़ जाएगा उसका एस ऑर्बिटल का साइज भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये तो हुआ, इस तरीके से हम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं एस को। अब दो ऑर्बिटल 1s 2s यानी फर्स्ट शेल के एस ऑर्बिटल, सेकंड शेल के एस ऑर्बिटल के बीच में एक व्हाइट सी स्पेस दिख रही होगी, तो यहां पे देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, नोड, NODE, नोड। ये नोड कैसा है, स्फेरिकल है, रेडियल नोड बोला जाता है। स्फेरिकल रेडियल नोड जनरली किस में मिलता है अपन को, एस ऑर्बिटल में मिलता है। अब ये कैसा, बिल्कुल समझना ध्यान से, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना। मैंने बोला जैसे एक छोटी सी बॉल ली मैंने बिल्कुल सेंटर में, वो तो हुआ न्यूक्लियस, उसके बाहर मैंने ली क्रिकेट बॉल, स्फेरिकल है। अब बॉल भी कैसे लिए, बिल्कुल सॉलिड नहीं लिए, जैसे ऐसे मान के चलो कि उसके अंदर एयर फिल हो, जैसे हम जैसे बोलते हैं फुटबॉल है तो हम उसके अंदर एयर फिल करते हैं, तो पूरा सॉलिड थोड़ी है। एक तो होता है स्पंज की बॉल जो पूरा सॉलिड होता है, वैसा नहीं, जैसे फुटबॉल टाइप ही बॉल है, ठीक है। ये एक प्लास्टिक की बॉल है जिसके अंदर एयर होती है, जैसे बच्चे खेलते हैं। तो वो जो क्रिकेट की बॉल है वो भी ऐसे मान के चलो अंदर से कैसे होल है, तो ऊपर जो उसकी सरफेस है ना, जो उसकी सरफेस है वो तो हुआ उसका क्या, ऑर्बिटल, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन होगा। अब उसकी सरफेस और जो उससे बड़ी बॉल जो है फुटबॉल है, उसकी जो सरफेस है वो दूसरा क्या है हमारे पास, सेकंड शेल का एस ऑर्बिटल है। अब पहला जो हमारे पास जो छोटी बॉल थी क्रिकेट की बॉल, जो 1s जिसको मैंने ऑर्बिटल बोला फर्स्ट शेल की, और बड़ी जो फुटबॉल थी, ठीक है,
जो जिसको हमने क्या बोला, सेकंड शेल का एस ऑर्बिटल है उसका सरफेस, उन दोनों के बीच में आप देखोगे तो स्पेस तो खाली होगी कुछ, वो जो स्पेस खाली है ना वो हमारे लिए नोड है, वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। वो स्पेस जो खाली है उसको हमने बोला नोड या नोडल सरफेस, या हम नोडल उसको क्या बोल सकते हैं, नोडल सरफेस बोल सकते हैं, प्लेन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो स्फेरिकल है, नोडल सरफेस है। तो उन दो बॉल के बीच में जो स्पेस खाली है ना, जो स्पेस वो भी क्या स्फेरिकल ही होगी, वो जो स्पेस खाली है वो स्पेस को हमने बोला नोड, वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। वही चीज ये जो व्हाइट जो बीच में थोड़ा सा आपको दिख रहा है, ये वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या नोड है, नोडल सरफेस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो कहां पर होगा, तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया कि एक फर्स्ट शेल का एस ऑर्बिटल, सेकंड शेल का एस ऑर्बिटल, उन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो क्या होगी, हमेशा नोडल सरफेस होगी, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसी तरीके से फर्स्ट शेल का सेकंड शेल का एक नोड तो यहां पर हो गया है ना, दूसरा कहां होगा, सेकंड और थर्ड के बीच में, तीसरा कहां होगा, थर्ड और फोर्थ के बीच में, फिर फिफ्थ और सिक्स और सेवंथ, इस तरीके। तो हर दो एस ऑर्बिटल, दो शेल के एस ऑर्बिटल के बीच में आपको एक नोडल सरफेस मिलेगा। यानी क्लियर है, वो स्पेस में या उस जगह पे, क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने बोला फर्स्ट शेल है उसके बाद सेकंड शेल में मिलेगा, बीच में तो जगह खाली है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन थोड़ी मिल रहा है। हमने बोला एनर्जी लेवल होगी इवन एनर्जी 13.6, उससे ऊपर है कुछ एनर्जी, तो उन दो एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, उसके बीच में नहीं मिल रहा, तो जो बीच में जगह वो एक तरीके से वैक्यूम है खाली, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, उसी को हम नोड या नोडल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, आया होगा अब समझ में। चलिए अब बात करते हैं आगे इसके कुछ पॉइंट की और। नेक्स्ट पॉइंट देगा, दे हैव ओनली रेडियल नोड, रेडियल को स्फेरिकल नोड भी बोला जाता है एस ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, जैसे हमने बोला ना एंगुलर नोड भी होता है, रेडियल भी होता है, लेकिन एस ऑर्बिटल में सिर्फ रेडियल नोड होता है क्योंकि वो स्फेरिकल इन शेप होगा। यानी ठीक है, उसको हम स्फेरिकल या रेडियल नोड भी बोला जाता है। इसमें एंगुलर नोड का मतलब होता है प्लेनर, कोई ऐसा प्लेन नहीं है कि इस स्फेयर में कोई एक एज इट इज कोई ऐसा या ऐसा या ऐसा कोई प्लेन कट कर दो, उस पूरे प्लेन पे कहीं इलेक्ट्रॉन ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि अभी आगे हम पी और डी में बात करने वाले, तो और आपको थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, इसमें सिर्फ रेडियल नोड होता है, एंगुलर नोड नहीं होता है। और दे आर नॉन डायरेक्शनल, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन एनी डायरेक्शन इज सेम। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है, मैंने बोला भाई ये न्यूक्लियस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे चलो ये ले लिया मैंने, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये जो आपको टिप दिख रही है, ये हो गया न्यूक्लियस का सेंटर, न्यूक्लियस है ये। अब न्यूक्लियस के बाहर ये इस तरीके से स्फेरिकल क्या मेरा पहला ऑर्बिटल है एस, तो मैं कह रहा हूं कि यहां से, अब जब स्फेरिकल है तो स्फेरिकल है तो यहां से इस डायरेक्शन में चलो फॉर एग्जांपल, है ना, उतना यहां चलो या इधर चलो या इधर चलो, किसी भी डायरेक्शन में चलो, इलेक्ट्रॉन तो सब जगह होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी सेम है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं इसको देखना ध्यान से। मैंने बोला यहां पर ये मेरा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इस न्यूक्लियस के अराउंड स्फेरिकल ये मेरा हो गया पहला शेल। अब इस पहले शेल के अंदर मैं कह रहा हूं कि यहां से अब इस डायरेक्शन में जाओ, इतना ही डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल मान लो थोड़ा फिजिबिलिटी के लिए मैंने मान लिया ये इसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर जाओगे तो यहां पर ये आ जाएगा, सरफेस आ जाएगा जिसपे इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं एस ऑर्बिटल। यहां से 1 सेंटीमीटर नीचे जाओ तो भी आपको मिल जाएगा, यहां पे राइट जाओ तो भी मिल जाएगा, लेफ्ट जाओ तो भी मिल जाएगा, एक एंगल पे जाओ तो भी मिल जाएगा, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाओ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, जो उसका अगर मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर रेडियस है, तो आपको क्या मिलेगा हर डायरेक्शन में, ठीक है 360, ये तो आपको प्लेन ही दिख रहा, बॉल है तो आप एज्यूम कर सकते हो बॉल है, तो उसके किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ 360 डिग्री में, आपको उतने सेम डिस्टेंस पे जाने पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम वहां पे मिलेगी। वो फिर क्या आ जाएगा, वहां पर ऑर्बिटल आ जाएगा। तो कोई डायरेक्शन नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। हाँ, पी और डी के अंदर ऐसा होता है, इसलिए हम उनको डायरेक्शनल बोलते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर ले, ठीक है, हमेशा सब में आपको सेम ही मिलेगा, तो इसको नॉन डायरेक्शनल भी बोलते हैं। और इसी वजह से केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ोगे, जब एस ऑर्बिटल जब बॉन्ड बनाने के अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो उसमें किसी भी डायरेक्शन से आके दूसरा एटम का ऑर्बिटल कोई भी किसी भी डायरेक्शन से आके लग जाए, वो हर डायरेक्शन से बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल होता है, हर जगह पे इसके इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। आ रही बात समझे, ये डायरेक्शनल वाला पॉइंट और रेडियल वाला पॉइंट अभी पी के अंदर और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो इसको एक बार कॉपी कर ले, पहले वीडियो पॉज करके। फिर बढ़ते हैं हम आगे पी ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो ऑर्बिटल होता है पी। एक चीज ध्यान रखना, कुछ बच्चे है ना अक्सर गलती करते, जो एस लिखा गया था ना वो एस स्मॉल एस, अल्फाबेटिक में कैप्स में या कैपिटल में मत लिखना, एस
PDF ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर में नहीं लिखे जाते, ठीक है, स्टैंडर्ड है वो बता रहा हूं मैं। चलिए अब आप देख सकते हो यहां पर आपको p ऑर्बिटल नजर आए। सबसे पहले p ऑर्बिटल की बात करें तो ये p ऑर्बिटल जो होते हैं डम्बल शेप के होते हैं, ठीक है, ये फिर से 3D के अंदर है, प्लेनर नहीं है। तो जैसे अगर मैंने माना ये एक स्टिक है तो इसके सेंटर से यहां पर धीरे 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 बड़ा होता जाएगा इस तरीके से, एक लोब धीरे 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 इस तरीके से बड़ा होता जाएगा। आ रही बात समझ? चलिए एक पॉइंट और रह गया, उसको मैं पहले कवर कर लेता हूँ, है ना, याद आ गया मुझे। इसमें देखो जो ये एस ऑर्बिटल होता है ना, इनको एक साइन भी दिया जाता है, क्योंकि आपको फिर क्या होगा, अभी तो मैं नहीं बता रहा हूँ, फिर बाद में बताऊंगा, बोला ऐसा तो कुछ था ही नहीं पहले, सर अब बता दिया आपने। तो मैंने बोला अगर मेरे पास एस ऑर्बिटल है कोई सा भी है, ठीक है, फर्स्ट शेल का हो, सेकंड शेल का हो, कोई सा भी हो, इनको एक साइन दिया जाता है। साइन मतलब आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि अब ये कैसे दिया है तो इसको समझना, मैंने इस तरीके से समझाने के लिए, ठीक है, अब कितना सही है गलत वो छोड़ो, बस समझने के लिए थोड़ा सा इजी होता है। हमने अभी क्या बात करी, ठीक है, डी ब्रोगली ने भी बोला और शॉर्डिंग करने भी बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका डुअल नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस वेव। तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन वेव की तरह ट्रेवल कर रहा है, तो यहां से मैंने क्या करा, ठीक है, यहां से क्या करा, ये इस तरीके से मैंने वेव बनाई, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है ना इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा छोटा बड़ा बन गया तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। चलो फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो एक इलेक्ट्रॉन को मान लेना ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये इसका वेव नेचर बता रहा है, ठीक है। अब हमें पता है ये जो लाइन है इसके ऊपर हम इनको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, और नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव, फिर नीचे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरीके चलते हैं। तो इनको मैंने सिंबल दे दिया, ये ऊपर वालों को मैंने पॉजिटिव दे दिया तो नीचे वालों को ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जरूरी नहीं ऐसा ही हो, नीचे वालों को अगर पॉजिटिव दोगे तो ऊपर वालों को, नीचे वालों को पॉजिटिव दिया तो ऊपर वालों को नेगेटिव, कैसे भी कर दो, वाइस वर्सा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ आपको पता वेव इस तरीके से ट्रेवल कर दी कि एक बार अप साइड जाएगी, फिर डाउन साइड जाएगी, फिर अप साइड जाएगी, फिर डाउन साइड जाएगी। तो यहां पर ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर क्या है, क्योंकि ये तो एक एस ऑर्बिटल जो होता है ना, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। तो एक ही यहां पर ऐसा बोल सकता हूं, आइदर ये वाली आ रहा होगा या फिर ये वाला आ रहा होगा। तो मैं इसको आइदर पॉजिटिव वाली वेव बोलूंगा या फिर आइदर नेगेटिव, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। इसलिए मैंने यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव लिख दी, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। इसका क्या मतलब है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो अभी आगे इस चैप्टर में तो है ही। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी कहाँ आएगी, जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो हमारा जो लेटेस्ट थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम एमओटी बोलते हैं, वहां पर आप क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर फिर से पढ़ेंगे। और उसके अंदर वापस जैसे मैंने बोला था ना, इंटरफेरेंस होता है, दो वेव्स कंबाइन होती है, दो इलेक्ट्रॉन की वेव्स कंबाइन होगी और फिर वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वे में, कंस्ट्रक्टिव मतलब सेम फेस में ऐड होगी। सेम फेस का मतलब एक वेव का पॉजिटिव दूसरे वेव के पॉजिटिव में ऐड हो जा रहा है तो कंस्ट्रक्टिव, एक वेव का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव में ऐड हो रहा है तो वो डिस्ट्रक्टिव। आ रही बात समझ? तो ये चीज आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ोगे तब और ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाएगी। इसलिए एक बार मैं यही पे इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं ताकि आपको फिर ऑड ना लगे क्या है चीज, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आइदर ये मान लो या ये नेगेटिव आइदर ये मान लो, ठीक है। अब देखना इसमें आगे, इसी को मैं रिलेट कर रहा हूं। चलो पहले मैं पी ब्लॉक में पी ऑर्बिटल के अंदर इसी की बात कर लेता हूं। अब जैसे अभी मैंने यहाँ पे वेव बताई है ना आपको, तो इसी को ठीक है। तो अभी मैंने बोला वहां पर तो एक ही लॉब था, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहां पर क्या है, पी ऑर्बिटल में ऐसे दो लोब होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। तो ये जो दो लोब है 3D के अंदर, ठीक है, जैसे और इसको बोलते भी क्या, डंबल शेप। तो हम बॉडी बिल्डिंग करने के लिए डंबल्स उठाते हैं, ठीक है, जिम वगैरह में आपने देखे होंगे। तो वही वैसा ही बिल्कुल इनका शेप सा होता है। तो बीच में जैसे पकड़ने के लिए पतला होता है ना, वैसे यहाँ पे बीच में आके बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल पिन पॉइंट पे आके बिल्कुल वो उसका जो 3D होता है ना, बिल्कुल खत्म हो जाता है, एक पॉइंट पे रह जाता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब इसमें जैसे एक और दो लोब है, तो ये दो लोब एक और दो को रिप्रेजेंट करेगा, यहां तक लूंगा मैं। तो अब देखना यहां से, अगर एक लोब को मैं पॉजिटिव लूंगा तो दूसरे लोब को अपना आप क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। बोला नहीं सर यहां से मत लो, आप तो यहां से ले लो। तो एक वेव काउंट करोगे ना इसको, तो कहां से, यहां से जाओगे, एक लोब तो नेगेटिव, तो दूसरा अपना पॉजिटिव, या एक पॉजिटिव, दो एक साथ कॉन्जिक्यूटिव तो लोगे,
है ना, तो एक साथ ही तो लेंगे ना वेव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले लो, तो उसमें एक लोब हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक लोब हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इसको नेगेटिव कर दो या इसको नेगेटिव कर दो, जैसी आपकी इच्छा करे। जैसे मैंने इसको इस बार नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, एक बार इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान रखना, एक लोब पॉजिटिव होगा और एक लोब नेगेटिव होगा, एक कंस्ट्रक्टिव, एक वेव ऊपर की साइड होगी और दूसरी वेव नीचे की साइड होगी, वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको कंपटीशन में मिल जाएंगे, जिसमें साइन भी इवन पूछ लेता है कि कौन सा सही है, दोनों में प्लस प्लस कर दिया तो गलत है, दोनों में माइनस माइनस कर दिया तो भी गलत है। मतलब ये हमें यहां तक का, ठीक है, यहां से लेके और यहां तक का ये दो लोब हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक लोब पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। किसके अंदर, पी ऑर्बिटल में। एस के अंदर एक ही था, इसमें दो हो गया, डी में आएंगे तो चार आ जाएंगे, चार लोब होते हैं उसमें। चलिए ये तो बात हुई यहां तक साइन की, अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। हाँ अब देखिए इसमें, अब जो एस था वो तो कैसा होता है, हमेशा स्फेरिकली होता है ना, शेप हमेशा स्फेरिकली रहेगा, वो फर्स्ट शेल का हो, सेकंड शेल का हो, थर्ड शेल का हो। सेम पी ऑर्बिटल के अंदर जो शेप होता है हमेशा डंबल शेप रहेगा। डंबल शेप के अंदर दो लोब्स होते हैं, दो लोब्स मतलब एक लोब इसको बोला जाता है, एक लोब इसको बोला जाता है, एक इसको एक इसको। अब इनका सिर्फ क्या होता है, पी होता है तो डंबल शेप ही होंगे, उसमें दो लोब्स ही। अब ये हो सकते हैं तीन टाइप के, तीन टाइप के मतलब कि जो लोब्स की एक डायरेक्शन हो। अब जैसे ये है तो इसमें लोब ऐसा होगा और ऐसा होगा, अब मैं उसको ऐसे रख दूं या ऐसे रख दूं या ऐसे रख दूं, तीन एक्सेस होती है हमारे पास स्पेस में, तो जिस भी स्पेस में रख देंगे वैसे उसका क्या कर देंगे, हम नामकरण कर देंगे। आ रही बात समझ? तो ये देखना, अब इसमें अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप अलग से भी बना सकते हैं, थोड़ा सा 3D में आपको ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। सिंपल सा आप क्या करें, ठीक है, ये है मेरे पास क्या, एक्स एक्सिस। तो आपको अगर लोब बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करें, सिंपल सा एक्स एक्सिस पे बनाना है तो एक लोब ऐसे बना दे, एक लोब ऐसे बना दे। ये मेरे पास क्या हो गया, पी एक्स वाला। अगर इसकी डायरेक्शन, ये लोब्स की डायरेक्शन अगर एक्स एक्सिस पे तो वो पी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं, चलो ये y भी बना दिया मैंने और z भी बना दिया। इसी तरीके से अगर मैंने कह दिया यहां पर, अगर पी वाई की बात कर रहा हूं, अगर y एक्सिस पे लोब्स आ रहे, ठीक है, तो वो मेरा, ठीक है, ये हो गया मेरे पास पी वाई। और अगर इसके लोब्स की ओरिएंटेशन या डायरेक्शन किस में हो, z एक्सिस के अलोंग हो, ठीक है, z एक्सिस के अलोंग हो, तो ये हो जाएगा z एक्सिस। तो तीनों लोब्स को कंबाइन देखोगे ना तो वो एक बनाता है कैसे, स्फीयर जैसे बनाएगा, देख सकते हो आप। ये x में एक लोब इधर, एक लोब इधर, y में एक y में एक लोब ऊपर, एक लोब इधर, और z में एक लोब आगे और एक लोब इधर। तो पूरा एक सबको कंबाइन करोगे स्फीयर टाइप बनाएगा। लेकिन हाँ, तीनों एक साथ ऐसे नजर आएंगे, बट तीनों को अलग अलग कंसिडर करते हैं। अब फर्स्ट शेल में तो एस नहीं होता है, नहीं होता वो, क्यों नहीं होता वो आगे हम क्वांटम नंबर में बात करेंगे, लेकिन सेकंड शेल में पी होता है। अब सेकंड शेल का पी हो, थर्ड शेल का पी हो, फोर्थ शेल का पी हो, सिक्स शेल का पी हो, 100th शेल का पी हो, पी अगर ऑर्बिटल है तो उसका शेप डंबल ही रहेगा, उसमें हमेशा दो लोब ही रहेंगे और उनमें हमेशा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा, किसी को भी आप मान लो। हाँ, जिस डायरेक्शन में, जिस एक्सिस के अलोंग वो अलाइन है, उसी तरीके से हम उसका नाम दे देते। अगर z एक्सिस, जैसे यहाँ पे मैंने z ये दिखाई है तो pz नाम दे दिया इसका, स्मॉल p, और नीचे सबस्क्रिप्ट में z। अगर ये x एक्सिस पे, तो अगर x एक्सिस पे तो मैंने इसको px नाम दे दिया, और ये अगर y एक्सिस पे तो मैंने py नाम दे दिया। अगर ऐसे बनाने में तकलीफ हो रही हो तो आप ऐसे सिंपली बना के, ठीक है, एक साथ बनाने की जरूरत नहीं, मैंने तो एक साथ बना दिए। एक बार खींचे, x बनाए x एक्सिस पे तो px हो जाएगा, फिर वापस से बनाए एक बार py तो py हो जाएगा, और एक बार वापस बनाए pz। तो तीन ऐसे आप बना कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कॉपी करें इसको, फिर अब देखते हैं इसके पॉइंट्स कुछ। ठीक है, अब यहां पर देखें नोडल प्लेन्स की मैं बात कर रहा हूं। जैसे हमने एस ऑर्बिटल के अंदर बात करा था कि उसमें नोडल प्लेन या नोडल, उसमें सिर्फ रेडियल नोड्स होते हैं या एंगुलर नोड्स नहीं होते। एंगुलर नोड्स को और क्या बोला जाता है, नोडल प्लेन भी बोला जाता है। इसी तरीके से रेडियल नोड्स को और क्या बोला जाता है, स्फेरिकल नोड्स भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हो नोडल प्लेन्स फॉर पी ऑर्बिटल। अब इसमें देखना वापस से, ये z एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस।
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, अब दोनों लोब को अलग अलग कलर दे दिया, थोड़ा सा येलो कलर का और पीछे वो ब्लू कलर टाइप दे दिया मैंने, है ना। तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, तो एक लोब ये होगा और एक लोब आगे, मतलब एक लोब ये है और एक लोब ये। अब ये जहां पे ये दोनों लोब आके ऐसे ये जहां पे टच कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल टच कर रहे हैं, तो उसके पास में जहां पे ये टच कर रहे हो एकदम सेंटर पे यहां देखोगे ना, तो यहां पर कोई उसका सरफेस ही नहीं है, बिल्कुल यहां पर आके क्या होता है, बिल्कुल पिन पॉइंट पे जीरो, इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हो बिल्कुल जैसे मैंने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करा इसको, है ना, तो यहां पे बिल्कुल ये पॉइंट और यहां पर बिल्कुल ये पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है ना, ये कहलाता पॉइंट नोड। इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, ये पॉइंट क्या कहलाता है, नोड। अब ये जो पॉइंट नोड है ना, अब ये अगर एक्स एक्सिस में, ये डायरेक्शन अगर मैं बात करूं इसकी, ये डायरेक्शन क्या है, एक्स है, ये क्या है, वाई है, और जेड चलो नहीं बनाता मैं, है ना। तो अगर ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ये ऐसा, तो आप देखना यहां पे जो पॉइंट आगे मिला, ये तो पॉइंट हुआ नोड, और इस अगर मैं ऐसा कोई प्लेन ले लूं जिसको ऐसे कट करूं, तो देखना ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा कट हो जाएगा, उस प्लेन के अलॉन्ग कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, क्योंकि वो कहां से गुजर रहा, नोड से होता हुआ गुजर रहा, और नोड से होता हुआ गुजर, अगर मैं यहां से कट करूंगा तो मिल जाएगा, यहां से कट करूंगा तो मिल जाएगा, ऐसे कट करूंगा तो मिल जाएगा, लेकिन यहां से जब कट करूंगा तो यहां से कट करूंगा तो कोई इलेक्ट्रॉन उस पर नहीं मिल रहा है, या वहां पे कोई सरफेस नहीं आ रहा, तो ये जो प्लेन कहलाता है, ये कहलाता है नोडल प्लेन। अब ये प्लेन का एक नाम है, क्या नाम है, जब मैं कह रहा हूं जो px लिया जो x एक्सिस पे होगा, जो px लिया जो x एक्सिस पे होगा, उसका नोडल प्लेन होगा ये yz। आप बिल्कुल देख सकते, ठीक है। यहां से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इससे देख ले आप, ठीक है। x एक्सिस के अलोंग होगा, मतलब ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है और z आपकी तरफ है। तो मैं कह रहा हूं कि x एक्सिस पे ये लोब्स है, तो ऐसा ये जो प्लेन है, देखना ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ऐसे आपको नजर आ रहा है, इस प्लेन के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, प्लेन कैसे मिलेगा आपको, ये आप ऐसे मान सकते हैं, इस साइड वाली जो वॉल है या इस साइड वाली जो वॉल है उसके बिल्कुल पैरेलल उस वॉल को उठा के लाओ और यहां पर बीच में ऐसे रख दो। अब मैं कह रहा हूं कि ये x है, ये ऊपर y है और z आपकी तरफ है, तो ये x है और ये y है, तो ये जो सामने आपको बोर्ड दिख रहा है ना, ये वाली जो वॉल है, ये कौन सी xy वॉल है, तो इसके लेफ्ट और राइट में कौन सी होगी, उधर y होगा और ऊपर क्या होगा, ठीक है, सॉरी उधर क्या होगा, z होगा, सामने की तरफ आपकी तरफ z होगा और ऊपर क्या होगा, y होगा, तो वो yz वॉल है, यानी yz प्लेन हो गया। वो आ रही बात समझ, तो थोड़ा सा 3D में मैंने समझाने की तो पूरी कोशिश कर रहा हूं, और फिर भी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से अगर आप देखें, ये आपको दिख रही है, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना थोड़ा व्हाइट कलर का, ये है हमारा नोडल प्लेन, और ये नोडल प्लेन आप देख सकते हो बिल्कुल उसके सेंटर से होके गुजर रहा है, और ये जो नोडल प्लेन है ये कैसे, y और z डायरेक्शन में, ऐसे ही तो है, y और z डायरेक्शन बढ़ रहा है, तो ये कौन सा प्लेन कहला रहा है, yz प्लेन। तो yz प्लेन जो इसके बिल्कुल नोड से यहां से सेंटर से होके गुजरेगा, नोड से होके गुजरेगा, सेंटर से होके गुजरेगा, तो वो ये नोडल प्लेन है, उस प्लेन के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वहां पर कोई सरफेस नहीं आ रहा है हमारे पास ऑर्बिटल का। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर हमने बोला जैसे ये सेकंड शेल का लिया मैंने, कम से कम सेकंड शेल में तो होगा ही p, तो अगर मैंने px ऑर्बिटल लिया तो तीन ही तो एक्सिस है, x y और z, तो x को छोड़ दो, रिमेनिंग जो एक्सिस कौन सी बची, yz, तो yz प्लेन हो जाएगा। अगर आपने y प्लेन को y ऑर्बिटल लिया, py ऑर्बिटल लिया, तो रिमेनिंग एक्सिस कौन सी बची, xz, तो xz प्लेन हो जाएगा, zx प्लेन हो जाएगा इसका नोडल। और अगर z बचा तो रिमेनिंग कौन बचेगा, x और y, तो xy प्लेन हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ जुगाड़ शॉर्ट ट्रिक, बट आप थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप 3D में इसको विजुअलाइज करें, और याद रखने से अच्छा इसको समझे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पूरी केमिस्ट्री जब तक चलेगी 12th की खत्म नहीं हो जाती है, आप जेईई नीट क्लियर नहीं कर लेते तब तक आपको इनमें उलझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो गए दो लोब्स मेरे पास, और ये सामने की तरफ इसके अकॉर्डिंग, ये सामने की तरफ आपके एक्स एक्सिस है और यहाँ पे जेड एक्सिस है, तो इस प्लेन के अलॉन्ग, ये प्लेन जो सेंटर से गुजरेगा ये इसका नोडल प्लेन हो जाएगा। सिमिलरली जब z के अलॉन्ग होगा तो एक लोब ऊपर एक लोब नीचे हो गया, और ये प्लेन अब कैसा है, एक्स वाई प्लेन है, तो ये एक्स वाई प्लेन यहाँ पर क्या हो गया, नोडल प्लेन हो गया। तो p ऑर्बिटल के, p के अंदर हर एक 3 ऑर्बिटल होते, 3 टाइप के, और टाइप क्या हुआ, बस किस एक्सिस पे ओरिएंटेशन है उनका, उनको मैंने नाम दे दिया एक्स वाई जेड, तो px py pz। हर एक p ऑर्बिटल के अंदर एक ही नोडल प्लेन है, हर एक p ऑर्बिटल के अंदर एक ही नोडल प्लेन है, वो देख सकते हो, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। कौन सा नोडल प्लेन होगा, उसका नाम क्या है, तो px के अंदर yz प्लेन होगा, y के अंदर xz प्लेन होगा और z के अंदर xy प्लेन होगा, ठीक है। ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक जुगाड़ से बता ही दिया। चलिए इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी कर ले। चलिए फिर बढ़ते हैं हम आगे इसमें,
अब जो भी चीज़ हमने डिस्कस करी, ठीक है, वो सारे पॉइंट देख लेते हैं। पहला ही पॉइंट लिखा पी ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब डायरेक्शनल से मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला था ना एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के अंदर बीच में डिफरेंस देखोगे तो ये तो हुआ एस ऑर्बिटल, है ना, ये हुआ न्यूक्लियस। ऐसे यहाँ पर क्या है, ये है हमारे पास पी ऑर्बिटल, कोई से बना लो। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि कहीं से भी सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में जाओ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको उतने डिस्टेंस पे आपको वो सरफेस मिल जा रही है जहाँ इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन क्या यहाँ पर फर्क पड़ेगा क्या, यहाँ से अगर मैं मूव करता हूँ तो देखना जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा यहाँ पर ये एरिया क्या होता जा रहा है, इसका बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाऊँगा तो इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है, मतलब एरिया बढ़ता जा रहा है, सरफेस बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब वहाँ होने की, इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। बट अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ तो मुझे तो नहीं मिलेगा, यानी क्या मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ तो मुझे तो नहीं मिलेगा, इस डायरेक्शन में जाऊँ तो नहीं मिलेगा, इसमें जाऊँ तो नहीं मिलेगा, इधर जाऊँगा तो थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि स्पेसिफाइड डायरेक्शन में आपको जो सरफेस है वो मिल रहा है, और वो सरफेस ही क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी, उसी को हमने ऑर्बिटल बोला है। तो इलेक्ट्रॉन होने की जो पॉसिबिलिटी इन अपोजिट लॉब्स के अंदर तो बढ़ रही है, लेकिन उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं बढ़ रही। तो इसलिए हमने पी ऑर्बिटल को क्या बोला, डायरेक्शनल इन नेचर बोला, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर पी एक्स होगा तो एक्स एक्सिस के अलोंग आपके पास इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, वाई एक्सिस पे नहीं होगा। और अगर वाई पी वाई ले लिया तो वो ऐसा ही, अब ये लोब कैसा ऐसा हो जाएगा, यानी तो अब मैं बोलूँ एक्स एक्सिस पे तो नहीं मिलेगा मुझे कुछ, कहाँ मिलेगा, वाई एक्सिस पे मिलेगा। सेम पी जेड के लिए हो जाएगा। इसलिए पी ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल इन नेचर। इसलिए केमिकल बॉन्डिंग में जब आप कोवलेंट बॉन्ड बनाओगे ना, तो बॉन्ड बनाते समय भी आप चाहोगे कि जब दूसरा एटम आ रहा है तो अपना वो इलेक्ट्रॉन लेकर आए जिस ऑर्बिटल में, वो भी कैसे, यहाँ तो इधर से आए या फिर इधर से आए। यहाँ से आएगा तो उसको कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी नहीं, वहाँ पर कोई सरफेस मिलेगा ही नहीं, तो वहाँ से बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इसलिए ये डिसाइड करेगा कि उस बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उनमें कोई एंगल होगा क्या। आ रही बात समझ में। तो पी ऑर्बिटल को हम बोलते हैं डायरेक्शनल इन नेचर, क्योंकि वो स्पेसिफाइड डायरेक्शन में उनकी क्या होता है, लोब्स होता है, ओरिएंटेशन होती है, जबकि ये तो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है। चलिए, तो ये तो हुआ पहला पॉइंट, पी ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल इन नेचर। चलो फिर देख लेते एक साथ सारे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है पी ऑर्बिटल इज डम्बल इन शेप, तो मैंने बता ही दिया डम्बल शेप का होता है। दे हैविंग टू लोब्स, पी के अंदर दो लोब्स होते हैं, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, किसी को भी पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले ले, लेकिन दोनों का साइन अपोजिट होगा एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों लोब्स का। पी एक्स ऑर्बिटल हैज नोडल प्लेन इन वाई जेड प्लेन, ये भी हमने देख लिया। पी वाई ऑर्बिटल हैज नोडल प्लेन इन एक्स जेड प्लेन एंड पी जेड ऑर्बिटल हैज नोडल प्लेन इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, सारी पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब एक यहां पर टर्म आया एक्सियल ऑर्बिटल, तो पी के जो ऑर्बिटल हमने बोला पी एक्स पी वाई पी जेड, इनको हम बोलते हैं एक्सियल और एक होता है नॉन एक्सियल। तो एस के अंदर तो एस कोई बात ही नहीं है, ठीक है, एक्सियल नॉन एक्सियल की बात ही नहीं। कहां से शुरू होती है, पी से। पी के अंदर जो ऑर्बिटल है वो तीनों जो ऑर्बिटल ना, वो तीनों ऑर्बिटल कैसे एक्सियल है। ठीक है, तीनों ऑर्बिटल कैसे एक्सियल है। तीनों ऑर्बिटल एक्सियल क्यों है, क्योंकि जो एक्सियल का मतलब है हमारे पास तीन एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो यहां पर है मेरे पास ये एक्स एक्सिस, तो इस एक्स एक्सिस के अलोंग मिल रहा है। यहाँ पर है मेरे पास वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस के अलोंग मिल रहा है। ये है मेरे पास जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के अलोंग। तो एक्सिस के अलोंग जो ऑर्बिटल लाई करता है हम उनको बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल। तो यहाँ पर पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों ही ऑर्बिटल कैसे होते हैं, एक्सियल होते हैं। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो छोटे छोटे से टर्म्स है जिसपे क्वेश्चन कई तरीके से घुमा फिरा के बनाए जाते हैं, जो आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करें, उसको कॉपी करें। चलिए अब बात करते हैं हम डी ऑर्बिटल की। ठीक है, लास्ट ऑर्बिटल है हमारा एस पी हो गया। डी की बात अगर हम करें तो डी के अंदर 5 ऑर्बिटल, जैसे एस के अंदर एक ही होता है, पी के 3 टाइप के होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, ऐसे डी के 5 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। इसको आप एक्स वाई को वाई एक्स भी बोल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज नहीं हो जाएगा ऑर्बिटल। ठीक है, एक्स वाई बोलो या वाई एक्स बोलो, 3 एक्सिस होती है तो एक बार में 2 लेने, फिर वाई जेड ले लो या जेड वाई ले लो या एक्स जेड ले लो या जेड एक्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एक्स वाई एक्स जेड या वाई जेड, ये तो हुए 3। उसके बाद 2 होते एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, जैसे भी आप प्रोनाउंस करो कोई दिक्कत नहीं है। सब सबस्क्रिप्ट में लिखा है डी, छोटा ही लेना है, और ये सब सबस्क्रिप्ट में लिखने डी के, और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, 5 ऑर्बिटल। अब थोड़ा सा यहाँ पे 3D में है तो मैं इसको सिंपल वे में पहले आपको समझा देता हूँ, है ना। चलो पहले अपन उसकी बात कर लेते इस पे साइन की। फिर से मैं अगेन यहाँ पर वेव बना रहा हूँ। देखो
हमने बोला एस के अंदर तो एक ही सरफेस होता है, तो या तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। पी के अंदर मैंने बोला दो लोब्स होते हैं, ठीक है, दो लोब्स होते हैं, तो मैंने बोला उस दो लोब्स के अंदर आइदर एक का पॉजिटिव होगा एक का नेगेटिव होगा। दो लोब से तो दो वेव ऐसे एक पूरी काउंट कर लें तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब मुझे बताओ खुद थोड़ा सा दिमाग लगा कि यहाँ पर कितने लोब्स है डी के अंदर, दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको छोड़ दो एक बार के लिए, बाकी चारों के अंदर आपको दिख रहा होगा सभी के अंदर क्या चार लोब्स है। इसमें क्यों नहीं है वो भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम बात करें तो डी के अंदर जनरली चार लोब्स होते हैं, ठीक है। ये इसका शेप जो होता है जैसे उसका होता है सिंपल डंबल शेप, ये भी डंबल शेप है, लेकिन यहाँ पर डंबल नहीं है, सिर्फ एक डंबल नहीं दो डंबल होते, एक डंबल ऐसा एक डंबल ऐसा, तो इसको बोला जाता है डबल डंबल शेप। दो डंबल को मिक्स कर दो, यानी एक डंबल ऐसा लाया, ठीक है, एक डंबल ऐसा लाया, दोनों को मिक्स कर देते हो गया डबल डंबल। ये सिंगल डंबल था, ये डबल डंबल, तो शेप तो होता है इसका डबल डंबल। डबल डंबल है तो टोटल नंबर ऑफ लोब्स, इनको एक ये जो दिख रहा है इसको लोब्स बोलते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लोब्स कितने होंगे चार। तो जब पी के अंदर दो लोब्स थे तो हमने बोला एक का इधर पॉजिटिव एक का इधर नेगेटिव, तो यहां पर कितने लोब्स है चार, तो ये एक लोब दो लोब तीन लोब चार लोब, तो यहां से लेके यहां तक आपको साइन देना है। अब देखना बड़े ध्यान से साइन कैसे देंगे। चलो इसको यहां पे मार्क करता हूं मैं भी, है ना, किसी को भी कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो थोड़ा क्योंकि ऐसे दिख रहा है मुझे तो मार्क करना ईजी होगा। कहीं से भी आप स्टार्ट कर लो, इन चारों में से किसी भी लोब को पकड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे वाला पकड़ो इसको पकड़ो उधर पकड़ो, किसी भी एक लोब को पकड़ लो। फिर वही से मैं कह रहा हूं कहीं से भी स्टार्ट कर लो, लेफ्ट चले और राइट चले, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यही से स्टार्ट करा, पहले लोब को ये मैंने माना तो इसको यहां से साइन दिया मैंने पॉजिटिव, इसका साइन है पॉजिटिव। अब इससे अगला वाला आप राइट में जाओ या लेफ्ट में जाओ, क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज, वो आपकी इच्छा है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ रही बात, में ट्राई करके देख लेना। यहां से अगर मैं राइट में गया तो उसके अगला क्या दे रखा है नेगेटिव, तो मैंने यहां मार्क करा नेगेटिव। फिर उसके अगला आप अब एक बार राइट चले गए क्लॉकवाइज तो सब क्लॉकवाइज ही घूमना, और एक बार एंटी क्लॉकवाइज चले गए तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना, ठीक है। दोनों चलो मैं बता दूंगा। ये हुआ पॉजिटिव, फिर इससे अगला है नेगेटिव तो ये नेगेटिव दिया, उससे अगला है पॉजिटिव तो इससे अगला क्लॉकवाइज चले तो पॉजिटिव, ठीक है। फिर उससे अगला फिर से नेगेटिव तो उससे ये नेगेटिव। अच्छा इसका उल्टा चल के देखना, ये अगर मैंने पहले वाला अभी भी पॉजिटिव लिया तो उससे अब की बार एंटी क्लॉकवाइज चले तो देखना ये नेगेटिव आएगा, फिर उससे अगला देखना ये पॉजिटिव आएगा, फिर उससे अगला देखना नेगेटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंबल सही में रहेंगे। अब एक खास बात ये कि ये सभी के अंदर एप्लीकेबल होगा, सभी के अंदर एप्लीकेबल होगा, मतलब सेम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव से, मतलब जो नियर बाय वाले है ना वो अपोजिट साइन के होंगे लोब्स। पी ऑर्बिटल में क्या था, पी ऑर्बिटल में था कि ये पॉजिटिव दूसरा लोब नेगेटिव, मतलब जो लोब थे अपोजिट वाले वो अपोजिट साइन के थे, लेकिन इसमें बिल्कुल उल्टा है। उल्टा क्या है कि इसमें जो अपोजिट लोब है वो सेम साइन के होते हैं और नियर बाय वाले लोब से वो अपोजिट साइन के, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, ये मेरा कहने का मतलब है। आ रही बात समझ में? चलिए सेम कहानी सब में कर देना, कैसे भी लिख दो आप, है ना। तो इसको जैसे मैंने नेगेटिव कर दिया, आपके बार पॉजिटिव कर दिया, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, किसी को भी एक को साइन दे दो तो बाकी सबके अपने आप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे अपने आप, कि मैंने बोला इसको मैंने नेगेटिव दिया तो अपोजिट वाले का सेम साइन होगा और नियर बाय वाले के कैसा होगा पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी बार इसको मैंने नेगेटिव दे दिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अपोजिट लोब जो होंगे डी ऑर्बिटल में सेम साइन होगा और नियर बाय वाले के ये, तो कोई से भी दो अपोजिट ले लो। ऐसे ही इसके अंदर इसको अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो ये भी पॉजिटिव लेना और इसको नेगेटिव लेना है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब इसमें ये कैसे हुआ तो इसकी अभी हम बात करते कैसे बनाएंगे। चलिए तो ये तो हुई सिंबल की बात, तो जितने लोब है उतने आप ले लेना, तो 1 2 3 4 ले ली मैंने। आ रही बस में थोड़ा सा ईजिली समझ में आ जाए और कंफ्यूजन ना हो, तो ये तो हुई सिंबल की बात। अब डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप होता है, 4 लोब्स होते हैं उसके अंदर, अपोजिट लोब के सेम साइन होते हैं, ये सारी बात हमने कर ली। अब देखिए इस पे कैसे कौन से एक्सिस पे, एक एक्सिस कितनी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के लिए एक एक्सिस में बता दे रहा हूँ, ठीक है। चाहो तो आप कॉपी में वैसे बना लेना, थोड़ा आपके लिए ईजी होगा। सिर्फ आप क्या करें एक्स और वाई एक्सिस बनाए, ये एक्स एक्सिस हो गई ये वाई एक्सिस हो गई, तीनों एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं। अगर मैं एक्स वाई मुझे बनाना है तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो स्पेस खाली है उसके 45 डिग्री, मतलब ये एक्स एक्सिस ये वाई, इनके बीच में स्पेस कौन सी, ये खाली ये खाली ये खाली, यहां पर बनता है ये लोब इस तरीके से। ये मेरा एक्स वाई डी एक्स वाई, ये कौन सा है मेरे पास डी एक्स वाई, ठीक है। एक्सिस जो एक्स और वाई एक्सिस है ना उसके ऊपर नहीं बनता है, ठीक है। ये कौन सा है मेरे पास एक्स वाई है, तो अगर मैंने इसको पॉजिटिव दिया तो ये अपना पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव तो ये अपना आप नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट से।
तो जैसे मैंने एक्स और वाई एक्सिस बनाओ सिंपल सा, है ना। यहाँ पर अगर आपको इसको बनाने में, देखने में, समझने में दिक्कत हो तो कैसे बनाना हो वो आप पेज पे या कॉपी में ध्यान रखना, इस तरीके से बनाए। डी एक्स वाई आपको बनाना है तो एक्स एक्सिस बनाए और वाई एक्सिस बनाए और उन दोनों के बीच में 45 डिग्री पे ऐसे लूप्स बना दे, तो ये हमारा डी एक्स वाई। ये एक्सिस के ऊपर नहीं होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल। जबकि पी वाले किस पे थे, सारे एक्सिस पे थे, तो हम उनको बोलते थे एक्सियल। ये है हमारे पास नॉन एक्सियल। ये बनाया मैंने डी एक्स वाई। अब सिंपल सा है, ठीक है, एक बार आप बना लो, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगर आपको बनाना है तो आप बस कुछ मत करिए, यहां से ये हटाया मैंने, यहां से ये हटाया। अब मेरे को क्या बनाना है, दूसरा बनाना है, एक्स जेड बनाना है। तो बस मैंने इसको क्या करा, इधर नीचे जेड लगा दिया, नीचे जेड लगाया और इसका नाम कर दिया एक्स जेड। सिंपली ऐसा बना लिया, ठीक है। तो ये एक्स जेड के बीच में हो गया बस, ठीक है। आ रही बात समझ में, पेपर में कैसे बनाना है, कॉपी में, ताकि परेशान ना हो। चलिए एक्स जेड बन गया। अब कौन सा बनाए हम, एक्स वाई हो गया, एक्स जेड हो गया, और उसके बाद बनाना है वाई जेड। तो बस वाई जेड के लिए इतना सा चेंज कर लो, फिर से ये हटाया मैंने, ये हटाया, इसको अब की बार क्या बना दो, इसको वाई बना दो, और इसको आपने वाई बना दिया तो ये हो जाएगा वाई जेड या जेड वाई, कुछ भी बोल दो, सही है। तो तीन जो है हमारे नॉन एक्सियल होते हैं, ये तीन ऊपर वाले एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये दो जो एक्सिस है उसके बीच में होता, तो ये भी 3D में। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह रहा हूँ, ये हमारे पास जो एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो ये इस तरीके से एक लॉब होगा, दूसरा लॉब इधर होगा, तीसरा लॉब इधर होगा, चौथा लॉब इधर होगा, इस तरीके से होगा 3D के अंदर ही, ठीक है। तो ये है हमारे तीन एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स नॉन एक्सियल्स ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। अब आ जाओ हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर की बात करते हैं, इस वाले की, ठीक है। इसको कैसे बनाए, ठीक है। ये जो दोनों बचे हुए हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, जिस पे स्क्वायर आ रहा है, जिन दिनों में स्क्वायर आ रहा है वो सारे, वो दोनों कैसे होते हैं, एक्सियल होते हैं। तो इसको कैसे बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को जो एक्सिस है ना, उस एक्सिस के ऊपर ही बनाना है। तो अब क्या करो, सिंपली से इस बार मैंने क्या करा, इसको वापस से एक्स एक्सिस कर दिया, इसको वाई एक्सिस कर दिया, क्योंकि एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पर सिंपली क्या करो, एक ये वाई एक्सिस पे बना दिया और एक लोब एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे बना दो, तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ठीक है। एग्जैक्टली एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस है, तो एग्जैक्टली इस एक्सिस पे होगा एक लोब इस पे होगा, एक ऊपर पॉजिटिव पे, एक नेगेटिव पे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस बार क्या कहलाएगा, एक्सियल लोब, एक्सियल ऑर्बिटल कराएंगे, क्योंकि एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं डी जेड स्क्वायर पे। डी जेड स्क्वायर कैसे बनेगा, ठीक है। डी जेड स्क्वायर बनाने के लिए, है ना, ये कौन सी ले ले आप, जेड एक्सिस ले ले बस। यहां पर मैंने क्या करा, ये मेरे पास जेड एक्सिस है और ये डी जेड स्क्वायर मुझे बनाना है। जो जेड एक्सिस है ना, उस पर बना है एक लूप, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक्स है ना, वाई और जेड ऐसे जनरली मानते हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने मान लिया जेड एक्सिस ऐसे है, ठीक है, जेड एक्सिस ऐसे। तो जेड एक्सिस पे एक लोब तो हो गया ऊपर, एक लोब हो गया नीचे। अब आपने बोला कि सर ये एक अलग से क्यों नजर आ रहा है, जब सब में 4 लोब है तो इसमें भी 4 लोब होने चाहिए। बिल्कुल बेटा, 4 लोब होते हैं इसके अंदर। जो इसके जो दोनों नाम से आपको पता लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक एक्स पे है और एक वाई एक्सिस पे था लोब, तो इस पे जेड स्क्वायर का मतलब क्या है, दोनों ही लोब किस पे थे, जेड एक्सिस पे थे। पहला लोब भी ऐसे था जेड एक्सिस पे, और जो दूसरा लोब था वो भी ऐसे था जेड एक्सिस पे। बट अब ये जो लोब से एक्चुअल रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स को। अब ऑर्बिटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जितने भी ये ऑर्बिटल्स है लोब से, उस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही होगा ना, तो वो रिपेल करेंगे। तो ये जो दोनों लोब्स जेड एक्सिस पे ना, तो ये धीरे धीरे क्या करता है, रिपेल होके, और ये इस तरीके से टर्न होके ऐसे आ जाता है। अब टर्न हो गया, ये तो पैन है मेरे पास, तो इस तरीके से नजर आ रहा है, लेकिन जो ये लोब्स है ना, ये जब दोनों इस तरीके से, एक लोब आगे की तरफ आ रहा होगा और एक लोब पीछे की तरफ आ रहा होगा, तो वो फाइनली कंबाइन होकर एक रिंग टाइप बना लेते इसकी चारों तरफ, ठीक है। ये एक लोब यहां से आगे आया, एक लोब जो नीचे वाला था, ठीक है, मतलब ऐसे ही होगा ना, ये यहां से ऊपर वाला लोब और यहां से ये नीचे वाला लोब, तो ये इस तरीके से टर्न करा,
मतलब इस तरीके से जब टर्न करेगा तो एक लोब इधर आ जाएगा, एक लोब इधर आ जाएगा, और वो लोब ऐसे आपस में कंबाइन होकर पूरा एक रिंग बना लेते हैं। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये तो एक लोब हुआ जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही रहता है, और जो दूसरा लोब होता है ना वो ऐसे एक पूरी एक रिंग बना लेता है। आ रही बात समझ में? तो वो चीज़ आपको दिख रही होगा यहाँ पे, एक लोब एज इट इज और एक ये पूरा रिंग। तो यहाँ पर इसको अगर आपको पेपर में बनाना है इसको, है ना, तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, क्योंकि आप 3D में तो बना नहीं सकते, तो इस तरीके से ये रिंग बना दी जाती है। एक लोब ऐसे और एक पूरा रिंग टाइप में होता है। ठीक है, अब हमने बोला था कि अब जैसे देखो साइन का देखना, मैंने बोला था जो अपोजिट होते हैं उनका सेम साइन होता है तो सेम ही होगा। अब रिंग तो पूरी जो अपोजिट लोब थे कंबाइन होगी, रिंग बना ली, तो इसलिए उसका साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा पूरी रिंग का ये। ठीक है, ये इधर लिख देता हूँ नेगेटिव, इसलिए मैंने इस पूरे का अपोजिट लोब का पॉजिटिव और पूरी रिंग का नेगेटिव क्यों दिया? क्योंकि वो जो अपोजिट लोब थे उन्होंने मिलकर क्या बना ली? रिंग बना ली। आ रही बात समझ? तो ये हुआ डी के 5 ऑर्बिटल, और 3D में तो मैंने एक साइड से बना दिए, फिर भी पेपर में कैसे बनाने 1 बाय 1 करके आपको बता भी दिए, साइन की भी बात हो गई है। फिर से ये जो रिंग है, ये रिंग भी आप देखोगे तो वो उस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही तो है, यानी वो जो एक्स वाई प्लेन है उसके अलॉन्ग ही तो है ना। तो अभी भी ये कैसा है? एक्सिस पे ही है। तो ये एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स जो होता है ये तीनों कहलाते हैं एक्सियल ऑर्बिटल, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये कहलाते हैं, सॉरी ये तो दोनों कहलाते हैं एक्सियल ऑर्बिटल क्योंकि एक्सिस पे लाई करते हैं इनके लोब्स, और ये तीनों कहलाते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल क्योंकि इनके लोब्स एक्सिस पे लाई नहीं करते। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज करके एक बार कॉपी कर ले। अब यहां से बढ़ते हम आगे नोडल प्लेन्स में, है ना। तो इसमें जो नोडल प्लेन्स होंगे इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे p ऑर्बिटल के अंदर 2 लोब्स होते हैं तो एक नोडल प्लेन मिलता है, तो बिल्कुल इसका उल्टा मान लें। उल्टा कैसे मान लें? कि मैं कह रहा हूं कि जो d ऑर्बिटल है उसमें कितने हो गए? अब 4 लोब्स हो गए, तो 4 लोब्स से तो नोडल प्लेन भी तो बढ़ने चाहिए। तो वहां 2 लोब्स पे एक नोडल प्लेन था, तो यहाँ 4 लोब्स पे 2 नोडल प्लेन तो होने ही चाहिए, तो बिल्कुल 2 नोडल प्लेन होते हैं। कैसे? तो चलिए देखिए, फिर से जो डी ऑर्बिटल होता है ना वो फर्स्ट शेल में भी नहीं मिलेगा, सेकंड शेल में भी नहीं मिलेगा। कहाँ से शुरू होता है? वो थर्ड शेल से शुरू होता है। तो मैंने 3D लिख दिया इसलिए सब। ठीक है, फिर 3, 4, 5 में मिल जाएगा नहीं। ठीक है, 1 से क्यों नहीं होता, 2 से, वो आगे हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स में। अभी फिलहाल के लिए आप इसको समझे। ठीक है, तो ये 4 लोब से जो अपोजिट लोब है उनको मैंने सेम कलर से बनाया। सेम कलर से क्यों बनाया? तो इसका एक और रीजन है कि पी ऑर्बिटल में भी देखोगे अपोजिट लोब्स का जो कलर था अलग था, क्योंकि उनका वेव का साइन अलग था, एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव थी, इसलिए वो कलर अलग था। यहां पर हमने बोला जो अपोजिट लोब से उनका साइन सेम होगा, मतलब अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, इसलिए उनका कलर भी मैंने क्या रखा है? सेम रखा है। आ रही बात समझ में? चलिए अब कैसे समझेंगे इसको? तो थोड़ा सा ये 3D में तो बना ही दिया, एक थोड़ा सा मैं इसको इस पे यहाँ पे बनाने के पेपर में आप कैसे बनाए उसको बना के देख लेना है। नहीं ठीक है, एक्स वाई वाला ले लेता हूँ मैं, है ना। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। इस पे मैंने बनाया ठीक है, ये मैंने कौन सा बना दिया? डी एक्स वाई ऑर्बिटल बना दिया। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। अब ध्यान से देखना इसके अंदर ठीक है, अभी के लिए आपको ऐसे नजर आ रहा है ये एक्स और वाई है ना, तो ये एक्स और वाई है। अब इसके यहां पर एक लोब है, यहां पर एक लोब है, यहां पर एक लोब है और यहां पर एक लोब है। जो ये एक्सिस है ना, यहां पर और यहां पर लोब है, और इनके बीच में आप ये देखोगे ना, ये एक्सिस यहां पर ये किसी लोब को टच नहीं कर रहा होगा, कट नहीं कर रहा होगा, ये कट नहीं कर रहा है किसी। ये यहां से अगर मैंने ये प्लेन लिया तो ये पूरा का पूरा एज इट इज निकल जाएगा, और ये जो पॉइंट है ना सेंटर में, यहाँ पे भी ये क्या होता है, जो सेंटर में पॉइंट है वो भी क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। तो वहां से ये नोड से पास होता है ये प्लेन पूरा निकल जाएगा, कोई यहाँ पर सरफेस टच नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ से ये पूरा प्लेन टच होते हुए नोड से पास होते हुए निकल जाएगा, यहाँ पर कोई सरफेस को टच नहीं करेगा। कहने का मतलब है एक तो ये वाला प्लेन आपको दिख रहा होगा सामने, ठीक है, ये वाला प्लेन, ठीक है, और एक ये वाला प्लेन, ठीक है। तो 2 नोडल प्लेन है इसमें। अब मैंने ये x बोला, इसको y बोला, तो z का होगा आपकी तरफ होगा। तो देखना यहां समझ लेना, उससे फिर बाद अलग दोबारा देख लेना। x ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मतलब बोर्ड पे इधर x एक्सिस, ये ऊपर y एक्सिस, z एक्सिस आपकी तरफ।
ठीक है। तो मैं कह रहा हूं ये वाला प्लेन है, अब ये वाला प्लेन कौन सा होगा, एक्स एक्सिस से तो टच कर रहा है और आपकी तरफ आ रहा है नहीं, तो ये कौन सा प्लेन होगा, एक्स जेड प्लेन होगा ये वाला, ठीक है। सिमिलरली ये कौन सा प्लेन होगा, ये वाई है और आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ये प्लेन कौन सा होगा, एक्स जेड। अगर आपको नहीं समझ में आता है ना, तो जिस रूम में बैठे हो उसको क्यूब माने और कोई भी एक कॉर्नर पकड़ ले और उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस इस तरीके से मार्क कर दे, और जो आप ये हाथ ऐसे मूव कर रहे हैं ना, उसको देख लो कौन सी वॉल कट कर रही है, कौन सी वॉल उसके पैरेलल है, मतलब ऐसे मान लो, और वो वॉल का आप निकाल लो कौन सा प्लेन होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, ठीक है। तो 10th तक इतना बेसिक तो हम पढ़ते ही। तो ये प्लेन कौन सा हो गया, वाई जेड, और ये प्लेन कौन सा हो गया, एक्स जेड। तो दो नोडल प्लेन होते हैं इसके अंदर, एक्स वाई के अंदर कौन से नोडल प्लेन होगा, एक तो होगा एक्स जेड नोडल प्लेन और एक होगा वाई जेड नोडल प्लेन। ये तो हुआ पूरा कॉन्सेप्चुअली पूरा 3D में विजुअलाइज। फिर से जुगाड़, तो जुगाड़ ये कि दो नोडल प्लेन होंगे, तो उसमें जैसे हमने बोला था ना, पी के अंदर एक्स पे है तो वाई जेड उसका नोडल प्लेन, सेम इसमें कौन सा एक्सिस नहीं है जिसके अलॉन्ग हमने ये बनाई नहीं, कौन सा है, ये डी एक्स वाई है, तो कौन सा एक्सिस बचा, जेड। तो एक बार एक्स को जेड से जोड़ दो तो एक्स जेड प्लेन बन जाएगा, एक बार वाई को जेड से जोड़ दो तो वाई जेड प्लेन बन जाएगा। ये जुगाड़ है, यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं कि जो भी आपको दे रखा है, डी एक्स वाई दे रखा है, ठीक है, डी एक्स वाई दे रखा है, तो उसके दो नोडल प्लेन का नाम बताओ, तो कौन सा होगा, जो रिमेनिंग एक्सिस बचा उसके साथ दोनों को जोड़ दो एक बार, एक एक्स को जेड के साथ जोड़ो तो एक्स जेड प्लेन बन जाएगा, एक बार वाई को जेड के साथ जोड़ो तो वाई जेड प्लेन बन जाएगा। सेम कहानी किसके लिए चलेगी, एक्स वाई के लिए, सेम कहानी एक्स जेड के लिए। अब इसको मैं वाई की जगह क्या कर दूं, जेड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स की जगह जब जेड आ जाएगा तो बचा हुआ कौन सा, वाई, तो एक बार एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, एक वाई जेड प्लेन हो जाएगा। सेम कहानी वाई जेड के लिए हो जाएगा। ये तो हुआ तीनों जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है उनके लिए दो दो, और यहां से आप देख भी सकते हो, ठीक है, ये यहां पर एक्स एक्सिस इस साइड बना रखी है, वाई एक्सिस इस साइड बना रखी है, जेड एक्सिस इस साइड बना रखी है। तो ये जो वाला दिख रहा है आपको, ये वाला प्लेन, ठीक है, ये वाला जो प्लेन दिख रहा है आपको, और ठीक है, कोशिश पूरी करिए इसको 3D में दिखाने के लिए कि देखो जैसे ये दिख रहा है ना, जब ये प्लेन आएगा तो एक लोब इसका और एक लोब इसका, मतलब ऐसे मैं बोल सकता हूं कि ये जब प्लेन कटेगा ना, इस तरीके से कटेगा, जैसे ये जो दिख रहा है ना आपको, इस साइड जो प्लेन कट रहा है, तो उसमें क्या होगा, उस साइड ये येलो वाला और ब्लू वाला एक साइड आ जाएगा, और इधर येलो वाला ब्लू वाला एक साइड आ जाएगा एक बार प्लेन, और दूसरा इस वाले प्लेन में जब आप काटोगे तो फिर ये येलो और ब्लू इधर आ जाएगा और येलो और ब्लू उधर आ जाएगा। तो सेम आप देख सकते हो, ये एक प्लेन हो गया और ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, एक्स जेड और वाई जेड। सेम कहानी इसके अंदर, इसके अंदर, यहाँ से थोड़ा इस वाले में थोड़ा बेटर नजर आ रहा है, यहाँ से आप समझ सकते हो। इस वाले में देख सकते हो आप, एक तो ये प्लेन होगा, ठीक है, एक तो ये प्लेन होगा, ठीक है, ये वाला कौन सा, एक्स वाई प्लेन, और एक ये वाला प्लेन होगा, ये कौन सा, वाई जेड प्लेन, ठीक है, सेम। तो एक एक्स वाई वाई जेड और ये एक्स वाई एक्स जेड और ये वाई जेड, ये तो वो तीन हमारे कौन से नॉन एक्सियल ऑर्बिटल के दो दो। अब ये फिर ये वाला देख लें, इसमें थोड़ा सा सही नज़र नहीं आता तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ, इसमें यहाँ पे देखिए, इसमें ठीक है, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें लोब्स बनाए आप, है ना। इसमें जब हम लोब्स बनाएंगे कहाँ बनने चाहिए, एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे और ये एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब देखना, एक्सिस के अलोंग तो आपको हमेशा ये क्या मिल रहा है, नोडल का, ये नोडल क्या, सॉरी, ऑर्बिटल का सरफेस मिल ही रहा है। आप इस एक्सिस पे जाओ, इस एक्सिस पे जाओ तो ये मिल ही रहा है। तो कहाँ पे बात हो रही है, ये बात हो रही है जहाँ पर इससे और इसके बीच में ये जो 45 डिग्री का एक एंगल आप खींचोगे, ठीक है, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री पे जब ये प्लेन कट करोगे तो यहाँ से ये देखोगे, ये जो प्लेन ऐसे पास हो रहा है, ये नोडल प्लेन होगा 45 डिग्री पे। सेम एक ये वाला प्लेन होगा 45 डिग्री पे। आ रही बात समझ में। तो इसमें भी दो नोडल प्लेन है, लेकिन उन दोनों नोडल प्लेन का हम नाम नहीं दे सकते। जैसे इसमें तो एग्जैक्ट नाम दे दिया हमने एक्स वाई कि एक्स वाई में कौन सा होगा, वाई जेड होगा और एक्स जेड होगा। एक्स जेड में कौन होगा, एक्स वाई होगा और वाई जेड होगा। वाई जेड में नोडल प्लेन कौन सा होगा, एक्स वाई और एक्स जेड। बट इसके अंदर एग्जैक्टली नोडल प्लेन का नाम नहीं दे सकते। हाँ, ये बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री या वाई एक्सिस से 45 डिग्री पे इस तरीके से एक ये और एक ये दो नोडल प्लेन है। अभी भी इसमें कितने हैं, दो नोडल प्लेन है। अब आ जाओ सबसे लास्ट डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर में देखना,
ये तो z एक्सिस है, तो इसके अलोंग तो z एक्सिस के अलोंग तो काट ही नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपने ऐसे कट करा तो इसके चारों तरफ तो ये रिंग बनी हुई, जहां पर वो जो नोड आ रहा था ना उसके चारों तरफ तो ये रिंग बन गई। अब रिंग बन गई तो आप ऐसे काटो ऐसे काटो, वो रिंग तो हमेशा पास होनी होनी है, तो इसमें कोई नोडल प्लेन नोडल सरफेस होता ही नहीं है। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसमें इसको छोड़ के बाकी चारों के अंदर दो दो नोडल प्लेन होते हैं, ठीक है, बट इसके अंदर कोई जीरो नोडल प्लेन होता है, ठीक है, लिख लेना इसमें, इसके अंदर जीरो नोडल प्लेन होता है। हाँ, इसको नोडल कोन जरूर बोला जाता है, कुछ बुक्स में आप अगर देखोगे कोई हायर स्टडी में तो ये दिख रहा होगा आपको, मतलब ये रिंग बनी हुई है, यहाँ पर ये रिंग बनी हुई और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये कैसा है, ये लोब ऊपर एक लोब। अब ये रिंग से ऊपर की तरफ आप जब जाओगे ना तो ये जैसे जैसे लोब फैलता जा रहा है, तो यहाँ से एक कोन ऐसा, ये मतलब ये पूरा 3D में, ये 3D में जैसे पतला था ये कोन बढ़ता जा रहा है, तो ये नोडल कोन बोल सकते हैं, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको ट्रांसपेरेंट जो बना रखा है, ये नोडल नोडल कोन बोला जाता है। इस तरीके से है कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, लेकिन एग्जैक्ट कोई प्लेन मिलेगा तो नोडल प्लेन नहीं होता इसमें, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन आपसे नोडल प्लेन के बारे में पूछा जाता है, तो नोडल प्लेन यहाँ पर क्या होते हैं, जीरो होते हैं, यानी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ध्यान रखना, इसमें दो नोडल प्लेन होंगे, ठीक है। कौन कौन से होंगे, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, एक्स वाई है ना, तो वाई जेड और एक्स जेड, इसके दो नोडल प्लेन के नाम, इसके दो नोडल प्लेन के नाम, इसमें भी दो नोडल प्लेन होंगे और इसके दो नोडल प्लेन का नाम होगा एक्स वाई एंड यहाँ पर एक्स जेड। इसके दो नोडल प्लेन होंगे, इसके दोनों नोडल प्लेन का नाम बात करेंगे हम, तो इसमें होगा एक्स वाई एंड एक्स जेड, ठीक है। और इसके नोडल प्लेन, इसमें भी नोडल प्लेन दो होंगे, बट उसको नाम नहीं दे सकते एग्जैक्ट कौन सा प्लेन होगा, क्योंकि वो 45 डिग्री के एंगल में होगा, ठीक है। बट नोडल प्लेन होंगे कितने, दो। यहाँ पे जो नोडल प्लेन है, यहाँ पे नोडल प्लेन कितने होते हैं, जीरो होते, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सब क्या लिखे मैंने, नोडल प्लेन लिखे, ठीक है। तो थोड़ा सा 3D का विजुअलाइजेशन है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो पॉज करके कॉपी करें। अब इसके बारे में जो पॉइंट्स दे रखे, ठीक है, वन बाय वन करके देख लेते हो सारे। पहला पॉइंट लिखा है डी ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल इन नेचर, उसका मतलब समझ में आ गया होगा कि आइदर किसी एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे लोब्स तो चार है, लेकिन अगर मैं बोलूँ जो एक्स वाई है, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबसे सिंपल ले लेते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो उसमें 45 डिग्री पे देखोगे तो वहाँ पे कोई आपको कोई सरफेस नजर नहीं आ रहा, मतलब वहाँ पर क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहाँ से कोई बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा। तो अगेन इसमें क्योंकि लोब्स है, तो एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो लोब्स का सरफेस एरिया बढ़ता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्शनली नेचर होते सेम एज पी। डी ऑर्बिटल इज डबल डम्बल शेप, ये बात कर ली हमने। दे हैविंग 4 लोब्स। डी एक्स वाई ऑर्बिटल हैज नोडल प्लेन इन एक्स जेड एंड वाई जेड, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी वहाँ लिख भी चुका हूँ। डी वाई जेड ऑर्बिटल हैज नोडल प्लेन इन एक्स वाई और एक्स जेड। जो एक्सिस यहाँ पे एक मिसिंग है, उसके साथ दोनों का पेयर बना दो, जैसे z मिसिंग है तो x का z के साथ बना दो और y का z के साथ बना दो, तो एक्स जेड वाई जेड ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सेम एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड में बात करोगे तो एक्स वाई जेड। हाँ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हैज टू नोडल प्लेन 45 डिग्री फ्रॉम एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एग्जैक्ट प्लेन का नाम नहीं दे सकते। एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हैज नो नोडल प्लेन, ठीक है। देन अगेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, दो हमारे पास एक्सियल ऑर्बिटल्स होते डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और तीन हमारे पास नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स या एक्स जेड, ठीक है। हाँ, अब इसके ब्रैकेट में आप देखोगे तो कुछ लिखा है, एक ई लिखा है, उसके नीचे जी लिखा है, फिर टी लिखा है, फिर उसके नीचे 2G लिखा है। ये क्या मतलब है, तो ये मतलब एज सच तो अभी काम नहीं आएगा, लेकिन हाँ 12th क्लास के अंदर जब आप एक चैप्टर है इनऑर्गेनिक के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, 12th क्लास में जब पढ़ेंगे तब ये टर्म आप पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा एक आइडिया मैंने अभी से दे दिया, ध्यान रखना। यहाँ पर जो दो एक्सियल ऑर्बिटल है उन दोनों को कंबाइनली बोला जाता है EG, और जो तीन नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है उन तीनों को कंबाइनली बोला जाता है T2G, ठीक है। अब याद कैसे रखें,
तो इसमें टोटल सिंबल देखे ई और जी, दो कितने अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, दो। इसमें टोटल अल्फ़ाबेट, तो नंबर ही अल्फ़ाबेट कैसे भी काउंट कर ले क्योंकि इसमें एक नंबर भी आ रहा है। तो 1 2 3, 3 आ रहे हैं तो 3, तो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा, एक्सियल और नॉन एक्सियल। तो 5 में से हमें पता है 2 एक्सियल होते हैं और 3 क्या होते हैं, नॉन एक्सियल। तो इसमें जहाँ 2 अल्फ़ाबेट नजर आ रहे हैं उसको 2 वाले पेयर में ले जाओ तो वो हो गया एक्सियल, और यहाँ 3 वाले जहाँ पे 3 लेटर नजर आ रहे हैं वहाँ पर आप 3 वाला पेयर ले जाओ जो कि क्या हो जाएगा, नॉन एक्सियल। सिंपल सा, ठीक है। तो EG और T2G एक्चुअल में क्या होता है, EG T2G का मतलब क्या है कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे हम 12th क्लास में, तो उसमें होता क्या है, ठीक है, और डिटेल में करेंगे, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि डी जनरेट एक वर्ड सुनोगे जिसको अभी मैं इसी चैप्टर में एक्सप्लेन भी करूंगा। डी जनरेट का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। जैसे P के 3 ऑर्बिटल है, XY PX PY PZ, तो तीनों सेम एनर्जी की होती है तीनों की। ऐसे DXY YZ ZX X² - Y² DZ², 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं तो पांचों की एनर्जी सेम। तो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है हम उनको बोलते हैं डी जनरेट्स ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। तो जब लिगेंड उनके पास अप्रोच करता है ना, तो इनके एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, स्प्लिट हो जाते हैं, 2 ऊपर या 3 नीचे या 3 ऊपर या 2 नीचे, इस तरीके से स्प्लिटिंग हो जाती है। ये डीजनरेसी जो होती है इनमें सेम एनर्जी होती है, वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो वो एक पेयर बना लेते, तो 3 एक साथ होते और 2 एक साथ होते, हम उनको नाम दे देते वहां पे EG और T2G। वैसे इसका भी मतलब होता है, जी का मतलब जिरिड और उनजिरिड, ठीक है। फिर से ये इसको आप पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो अभी मैं बहुत ज्यादा उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। जिरिड का सिंपल सा मतलब होता है सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स और उनजिरिड का मतलब होता है अनसिमेट्रिकल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ोगे तब जिरिड उनजिरिड को भी आप डिटेल में पढ़ोगे, तो आप केमिकल बॉन्डिंग में हम उसको अच्छे से और देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए, अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो रह गई है इसमें, कि जो श्रोडिंगर ने, ये तो हमने बात करा वहां से इसने ऑर्बिटल बोला, ऑर्बिटल की शेप्स के बारे में बात कर ली, नोडल सरफेस, ये वो सब चीजें हम बात करें। अब जो एक्चुअल में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी उसने क्वांटम नंबर को डिफाइन करा, तो क्वांटम नंबर जो होते हैं ना, 4 नंबर को मिला के क्वांटम नंबर बनता है। तो उसमें से जो फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको N से डिनोट किया जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके और भी नाम है तो अभी मैं पूरा नहीं ले रहा, L लिखा जाता है स्मॉल l, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल m। चारों क्वांटम नंबर को स्मॉल अल्फाबेट से लिखा जाता है, N L M, और एक होता है S स्पिन क्वांटम नंबर। तो इन 3 क्वांटम नंबर को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही डेराइव किया गया है, ये और सबसे इंपॉर्टेंट बात है। स्पिन क्वांटम नंबर एक आर्बिट्री क्वांटम नंबर है, उसके बारे में क्या होता है वो हम देखेंगे। तो यहां से अब लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। बस मैं यहां पे कंक्लूड कर रहा हूं आज के लेक्चर को, कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वांटम नंबर की तरफ बढ़ेंगे, और जो क्वांटम नंबर होते हैं 4 होते हैं, उन 4 में से, ठीक है, 3 जो मेन क्वांटम नंबर है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव किए गए। 4th जो क्वांटम नंबर है S स्पिन क्वांटम नंबर, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे ये लिखा है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव्स 3 क्वांटम नंबर। फर्स्ट N से रिप्रेजेंट किया जाता है, N डिनोट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L से डिनोट किया जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, और सब्सिडरी क्वांटम नंबर, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, सब इसी के नाम है अलग अलग, और M डिनोट्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये तीनों क्वांटम नंबर हमें का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डेराइव हुए, ठीक है। तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए, तो थोड़ा हो सकता है लेक्चर बड़ा हो गया था, है ना, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, फाइनली कंक्लूड करना, जो इसमें इंपॉर्टेंट है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ध्यान रखें, बस उसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाए, परेशान ना। हाँ, उसके बाद जो हमने ऑर्बिटल के शेप्स, नोडल सरफेस, नोडल प्लेन के बारे में बात करें, वो 3D के अंदर विजुअलाइजेशन आपका होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत यूज़ होगा, ठीक है, और जितना ऑर्गेनिक चलेगी, इनऑर्गेनिक चलेगी, वहाँ पर इनका बहुत यूज़ होगा। तो वो चीज़ें आपको नोडल प्लेन, नोडल सरफेस सब पता होना चाहिए। इनके जो ग्राफ्स भी बनते हैं उसको एक अलग से लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास।